हेलो रेडिकल्स। तो हम दोबारा से लेकर के आ गए हैं क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। मैं अपने आप को देख के बता सकता हूं कि मैं काफी अच्छा दिख रहा हूं। अब मुझे आपका नहीं पता आप कैसे दिख रहे होंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। एक शायरी, ठीक है? तो इरशाद फरमाता हूं। वो आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे यार, वाह वाह तो बोल दे यार। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, बंदा पढ़ते पढ़ते वैसे ही वो हो गया है। एक बार प्लीज इरशाद फरमाते हैं। वो आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वो आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। बस यार यहीं तुम फंस गए। वो आई भी और चली भी गई और तुम मुस्कुराते हुए रह गए। क्या मिला? मेरी शायरी से भी धोखा मिला और उससे भी धोखा मिला। तो चलो ये फालतू की बकवास बंद करते हैं और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, वापिस इस लेक्चर पे आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो शायरी वायरी सब भूल जाओ, कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ यही डिफाइन करता है। देखते हैं किस तरीके से। ये हम ले लेते हैं एक चार्ज, हो गया कोई से भी चार्ज ले लो, और एक हो गया ये चार्ज, ठीक है? और ये इन्हें ज्वाइन करते हुए ये रही लाइन। ये मान लो ये है चार्ज प्लस क्यू, ये है हमारा माइनस क्यू। तो क्या आपको याद है जो मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया था? अगर नहीं याद तो दोबारा देख के आओ। पहले बात सुन लो क्या है। बात ये है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया, क्या आपको वो याद है? अगर नहीं तो एक बार फिर से देखिए आओ, ठीक है? देख के आ गए तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे पे लगा रहे हैं फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई से डिनोट करेंगे। और कूलम्ब्स भाई साहब के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्या समझाया और किस तरीके से हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं वो। कूलम्ब्स भाई साहब का जो पहला स्टेटमेंट ऑफ पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ से डिनोट करें, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे अभी जो चार्ज बॉडीज थी, दो चार्ज बॉडीज, उनके प्रोडक्ट के। क्या? Q1, हम एक चार्ज मान लेते Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। उनका दूसरा वाला हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है? उनका दूसरा वाला लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके डिस्टेंस के, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों को मिला करके हम एक नया लॉ निकालते हैं, मतलब इन्होंने निकाला, जो कि ये था एक फॉर्मूला एफ ई इज इक्वल्स टू के। जब हम इनवर्सली का साइन हटाते हैं तो के आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखो क्योंकि आगे से हम इससे क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ में आया? अब देखो, मजाक की बात रही है, ये मजाक नहीं था, ये सीरियस था। हाँ तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके लिए हम एक अजम्पशन मानते हैं, ठीक है? अजम्पशन क्या होता है कि जो ये जो चार्ज बॉडी जिन्हें हम माने, जो आप हमने देखा ना अभी, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, हम इनको मानते हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट से मतलब ही समझ में आ रहा होगा, छोटा सा पॉइंट। तो पॉइंट चार्जेस का कहने का मतलब है या तो इन चार्जेस का साइज छोटा है और इनका मतलब हो गया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो चार्ज अगर हमारा चार्ज का साइज कुछ मिलीमीटर में कह लो, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, यानी कि इतने में होगा।
तो इसके बीच का साइज किलोमीटर में होगा, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट हो गई ना डिस्टेंस। अगर मीटर में भी बोलूं तो भी इसके लिए हजार हजार 10,000 गुना होगी इसकी डिस्टेंस, इसके बीच की, इसके साइज के मुकाबले, यानी कि बहुत दूर दूर हो गए। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही काम करता है, ठीक है। और अगर चार्जेस पास पास होंगे तो हम उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाते और नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम अजम्पशन मार के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लगा रहे हैं वो लग रहा है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो एक बार के और देख लेते हैं। इसमें जो के नई चीज आ गई, कुलम भैया ने बोला के जो है वो हमारा है कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट है, और के की वैल्यू हो गई, नोट कर लो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जैसे कि ये रेडियस मीटर में होगी, इधर चलेगी न्यूटन, और ये कूलम्ब में, तो ये कूलम्ब स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, इधर जाके हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया। लेकिन कूलम्ब्स लॉ इतना सा नहीं है, कूलम्ब्स लॉ में है बहुत सारी चीजें जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लो। हो। अब कूलम्ब्स लॉ को लिखने का एक और तरीका होता है, जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। याद है क्लास 11 चैप्टर 4 वेक्टर। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अरे सर जी, ये एक्सटेंट कब बदलोगे, इससे हम बोर हो गए। ठीक है, बदल देते हैं। वेक्टर फॉर्म, तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चार्जेस हो गए हमारे, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा चार्ज, जो कि है प्लस चार्ज, इस चार्ज ले लिया, प्लस नहीं, इसे मान लेते हैं Q1 चार्ज, इसे मान लेते हैं Q2 चार्ज। सॉरी बच्चों, मैं एक चीज और भूल गया जो कि मुझे अभी याद आई, तो बीच में बता देता हूं। वैसे अगर बाद में भी नोट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उसमें नोट कर सकते हो। एक पोस्टुलेट उसका मतलब ये भी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें बता देता हूँ इस डायग्राम में, वो जो एक्ट करता है, यानी कि वो जो काम करता है, ये हमारी लाइन हो गई Fe acts the line, Fe acts on the line joining the center of charges। क्या मतलब समझे? यानी कि जो हमारा इसमें फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो इधर की तरफ लग रहा है या इधर की तरफ लग रहा है, तो किस तरीके से लगेगा, जो इन दोनों के सेंटर्स को लाइन ज्वाइन कर रही है, फोर्स सिर्फ उस पे लगेगा। ये नहीं कि फोर्स हमारा कभी इधर को लग जाए, ये तो लाइन सेंटर से ज्वाइन हो ही नहीं रही, एक लाइन जो सेंटर से पास कर रही है उस पर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो ये था हमारा ये पोस्टुलेट, इसमें नोट कीजिए। कैमरा हिल गया, अरे क्या बड़ी गड़बड़ है यार, क्या कर सकते हैं सर, यार बजट लो है बहुत। हाँ, बड़ी गरीबी है, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो क्या था हमारा, ये चार्ज हो गया और एक ये चार्ज हो गया, ये हो गया हमारा Q1 चार्ज, ये हो गया Q2 चार्ज, और ये हो गई हमारी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। अब मान लो इसके बीच की हमारी ये हो गई रेडियस या डिस्टेंस कह लो, इसको माना हमने मोड R, ठीक है। मोड R ये वेक्टर की फॉर्म में है। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला दूं, ये हम कार्टेशियन प्लेन पे मान रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन समझ रहे हो, वही XY कोऑर्डिनेट वाला, तो उस पे तो
थोड़ा बहुत वेक्टर का याद हो तो वेक्टर अगर हमें निकालना होता था, जैसे ये मान लो इस पे हमारा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन टू, किस तरीके से लिखते थे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये लगा रहा है फोर्स ऑन वन, यानी कि वन पे लगा रहा है ड्यू टू टू, यानी कि टू की वजह से वन पे जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इधर की तरफ रेडियस देखेंगे, यानी कि इधर की तरफ जो डिस्टेंस देखेंगे, वो हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, आर टू, सॉरी, हाँ, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। और इधर की तरफ देखेंगे तो हो जाएगा हमारा आर वन, यानी कि फाइनल ये हो जाएगा ना, इसके लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। ठीक है, अब अपना कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं। यहाँ पे क्या था वो, F इज इक्वल्स टू के फोर्स ऑन, ठीक है, हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर। और हम यू वेक्टर उसमें लिखते थे तो किस तरीके से लिखते थे, उसका कैप भी लगाते थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे जो हमारा कैप हो जाएगा वो हो जाएगा ये आर वन माइनस आर टू, और ऊपर लग गया टोपा कैप। तो इसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हम देखो 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार याद कर लो, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये एक फॉर्मूला था किसी उसके आई कैप या के कैप या जे कैप, यानी कि उसका वेक्टर निकालने का, डायरेक्शन निकालने का। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, ए कैप की जगह हम लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू पे कैप इज इक्वल्स टू, ऊपर अगर वेक्टर की फॉर्म में आएगा तो आएगा आर वन माइनस आर टू वेक्टर अपॉन, नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा आर वन माइनस आर टू वेक्टर का मॉड, ये मॉड आ गया। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं एफ वन टू इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, और इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह ये रख देते हैं, ये आ जाएगा आर वन माइनस आर टू वेक्टर अपॉन मॉड आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर मॉड क्लोज एंड ये हो गई फॉर्म। और ये जो आर मॉड आर है, मॉड आर को हम आर वन माइनस आर टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ वन टू इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन, अरे यार, आर वन माइनस आर टू कैप, क्या हो जाएगा इसका मॉड। ठीक है, इसका मॉड का मतलब होता है हम उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं वेक्टर का। अगर खाली वेक्टर होता है तो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी हो गया, ये मॉड खाली उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसके मॉड का होल स्क्वायर, और अंदर है आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मोड। कमर दुख गई यार, चलो पूरा करते हैं। तो ये हमारा फोर्स निकल कर आ जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ये इसका पूरा होल क्यूब हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का होल क्यूब, और आर वन माइनस आर टू वेक्टर आ जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। ये है हमारी वेक्टर फॉर्म, इसको कर लीजिए नोट, और एग्जाम में हो सकता आ जाए, नोट नहीं करोगे तो फिर बोलोगे
सर जी तो आपने कराया ही नहीं, क्योंकि आगे चल के भूल जाओगे अगर इसे रिवाइज नहीं करोगे तो। छोटी छोटी चीज है पर इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे चल के, तो इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? रफ कर दूं? पॉज करके कर लो। चलो रफ कर देता हूं। हाँ, अब समझ लेते हैं एनालॉगी। एनालॉगी बोले तो समानता, यानी कि एनालॉगी किस में? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। और हमारा ग्रेविटेशनल लॉ। जिसने भी 11वीं कक्षा में 11th क्लास में थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी थी, उसको ये बात जरूर याद होगी कि कोई चैप्टर होता था शायद ग्रेविटेशन करके, 8वां चैप्टर था, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसे ये बात याद होगी कि ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल कूलम्स लॉ की कॉपी पेस्ट था। समझ गए? आइए देखेंगे आगे। नहीं याद तो फिर भी एक बार याद कर लेना, और उसके बाद भी याद नहीं आता तो हम यहां करा देंगे। ग्रेविटेशनल लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी, दोनों में क्या अंतर है। राउंड 1 फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दोनों ही फोर्स हैं, K(Q1 Q2 अपॉन R²। यह है G M1 M2 अपॉन R²। काफी कितना सेम लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि कुलम भाई साहब ने न्यूटन भाई साहब का फॉर्मूला उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया हो, लेकिन अंतर तो है, बंदे ने मेहनत करी है, बंदे में टैलेंट तो है। ये तो हो गया हमारा राउंड 1। अब राउंड 2 शुरू करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी क्या लग रही है आपको? क्या लग रहा है देखने में? दूसरा लग रहा है ये दोनों, ये कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, मैंने फॉर्मूला लिखा था ऐसे, सही है। सिमिलैरिटी अब शुरू होगी। तो दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम, सॉरी यार, ये मैंने राउंड ना करके गलत कर दिया, जीभ लड़खड़ा रही है। हाँ, मतलब ये कोई राउंड नहीं होना चाहिए था, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। तो ये मैंने सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए किया था, यहां से देख सकते हो। तीसरा, ये कैसे कह सकते हो कि सिमिलैरिटी हमारी जो है वो बीच में आ रही है, ये और दोनों में कॉमन है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो ये एफ ई है, यानी कि ये नोट कर लिया होगा, सिमिलैरिटी में नोट कर लो, ये बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच। ठीक है, यानी कि दोनों ही जो उसकी डिस्टेंस है, चार्ज हो, ये बॉडीज, दो बॉडीज हो, उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली बहुत निकल लिया मुंह से। ठीक है, तीसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, याद करने की कोशिश करो। सॉरी, एक ही पॉइंट बताया था, मतलब वो इसके लिए था, दोनों के लिए था। जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस पे ही वर्क करता था। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी जो लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज
सेंटर ऑफ द बॉडीज उस पे ही एक्ट करता है, उसके आसपास या ऊपर नीचे कहीं एक्ट नहीं करता, सिर्फ वहीं पे एक्ट करता है। तो ये भी डाल लो। सर बस भरे जाओ, अभी तो बेटे शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। नोट कर लो, नोट करने लायक वैसे कुछ है नहीं। अब होगा असली मुकाबला, डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था? डिफरेंस, हाँ, पहला कि इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। और इसके लिए पहला राउंड, इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम। और पहला राउंड जीता है ग्रेविटेशन ने, और 1000+, मतलब समझे? ये डिपेंड मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब दो चार्जेस को एक ही डिस्टेंस पे हवा में रख लो, पानी में रख लो, और कहीं भी मतलब अलग अलग मीडियम में रखोगे तो फोर्स हमेशा अलग अलग लगेगा, अलग अलग निकल करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो के होता है, के हमेशा उसका अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। के नहीं, के तो के को अगर हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये होता है के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। किसी भी मीडियम, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी। अब परमिटिविटी चेंज हो रही तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स तो चेंज होगा ही। इसमें हम लोग जानते हैं जी, जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम से समझ में आ रहा है यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह जो सेम रहने वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो कि होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह सेम रहने वाला है। तो राउंड 1 जीता है ग्रेविटेशन लॉ ने। नोट कर लो। कर लिया? अब रखते हैं दूसरा राउंड, सेकंड राउंड। सेकंड राउंड है कि भाई साहब आपको पता है इसमें होते हैं प्लस माइनस चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव। एक बार फिर से याद करो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इजी सही है। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। प्लस प्लस लेंगे तो वो दूर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो दूर जाएंगे, प्लस माइनस लेंगे तो पास आएंगे। तो ये हमारा इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दूसरा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्शन ही पैदा करेगा, जबकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पैदा कर सकता है। रीजन भी आप समझ गए क्यों? मास प्लस माइनस थोड़ी ना हो सकता है, चार्जेस ही तो हो सकते हैं प्लस माइनस। हाँ, तो सेकंड राउंड जीता है कूलम्ब्स लॉ ने, और यहाँ पे हमारे दोनों के बीच में हो जाता है टाई, नोबडी विंस, बोथ विंस। नोट कर लो। अब बहुत कर ली थ्योरी की बकवास, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपको देने वाले हैं क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो चल भी रही है कि नहीं, पता चले सारी मेहनत खराब हो जाए। हाँ, तो लिखो क्वेश्चन, करने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन थोड़ा इजी ही रखते हैं। टू चार्जेस हैं ऑफ 1 × 10⁻⁻7 कूलम
एंड 2 × 10⁻⁷ कूलम place at a distance of 20 centimeter. Find Fe. दो चार्जेस इतनी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, इतने इतने कूलम के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करो। ढूंढ लिया? हो गया? चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू चार्जेस सॉल्व करने को जैसा कुछ है नहीं। F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू याद नहीं है तो याद कर लो, 9 × 10⁻9। यूनिट बहुत लंबी है, लिखने नहीं वाला। 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 1 है तो 1 को छोड़ो, 10⁻⁷ सीधा लिखते हैं। 2 × 10⁻⁷, और रेडियस कितनी है? रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये गलती मत करना, ये गलती नहीं चलेगी। ये हो जाएगा हमें, क्योंकि न्यूटन में लेके आना आंसर को, तो 20/100 कर लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हटा दो, ठीक है, आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 × 10⁻⁷ अपॉन, यह है 2, 2 का हो जाएगा 4, नीचे था 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर हो जाएगा 2। अब करते हैं सॉल्व। 10⁻⁹, ये है -7, -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब 10⁻⁻14 हो जाएगा ये, और 10⁻⁻14 ये हो जाएगा 10⁻9 और 10⁻2 तो हो जाएगा 10⁻11। 10⁻14 - 11 यानी क्या आ जाएगा? 10⁻3। 9 × 10⁻3, गलती तो नहीं करती? चलो 2 से ये 2 कट जाएगा, अपॉन नीचे रहेगा 2, इसे काटेंगे, इसे आएगा 4.5, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन। कूलम्ब्स लॉ में न्यूटन आ गया, नोट कर लो। यार बजट बहुत गिर गया है, बढ़ाना पड़ेगा। रफ कर दूं? लो भाई रफ कर दिया, पूछने की क्या जरूरत है, अपने आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दो चार्जेस हैं, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम, ठीक है, kept at a distance, at a distance। कहानी तो बकवास है, मेन काम तो हमारा इनका इनका कुछ डिस्टेंस का वगैरह का है। kept at a distance producing force of कितने न्यूटन? 10 न्यूटन। तो what will be the force? What will be the force if we add -6 माइक्रोकूलम charge in both charges? हलवा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हुआ? चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हियर वी गो अगेन।
क्या था, बोला था +3 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, पता नहीं क्या डिस्टेंस है, आर मान लिया, और प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने 10 न्यूटन का फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और क्या होगा अगर हम इस दोनों ही चार्जेस में -6 माइक्रोकुलाम ऐड कर दें। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर, 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 होते हैं। अब कुलम की बात होती है तो 10 की पावर -6 कुलम हो गए। हम इसे कर सकते थे कन्वर्ट, लेकिन नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि कट जाएंगी चीजें आगे चल करके क्वेश्चन बनाओगे तो। F इज इक्वल्स टू के Q1, कितने 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, के ऐसी रहने दो, अभी वैल्यू मत डालो, इतना भारी भरकम करने की जरूरत नहीं है, डालोगे तो बहुत करते रहोगे कैलकुलेट बस। हाँ तो Q1 कितना है 3 माइक्रोकुलम, 3 के इंटू 3 इंटू 4 अपॉन आर, पता नहीं क्या है, आर स्क्वायर। उसने हमसे नया फोर्स पूछा था, ठीक है। और मान लो एफ डैश, यानी कि हमने दोनों में -6 माइक्रोकुलम चार्ज जोड़ दिया, तो 3 में अगर प्लस किया -6 माइक्रोकुलम चार्ज, तो कितना आएगा -3 माइक्रोकुलम, है ना। और ऐसे ही 4 में जब ऐड करेंगे -6 माइक्रोकुलम, तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, -2 माइक्रोकुलम, समझ गए। देखो मैंने माइक्रो को क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि दोनों तरफ से माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे। अब वो लिख के काटो या फिर ऐसे ही काट दो सीधा सीधा। ये हमारा नया फोर्स आ गया एफ डैश, तो ये हो जाएगा के Q1 हमारा क्या है नया वाला, वो है -3 इंटू ये है -2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें पता नहीं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, कर दिया दोनों को डिवाइड, सही है। देखो के से के काटा, यहाँ पे अगर माइक्रो होता है यानी कि 10 की पावर -6, ये भी उसी में होता तो ये भी कट जाते हैं, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 10 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 अपॉन -3 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, एफ डैश आया इधर, 2 आया नीचे, 10 अपॉन 2 5 न्यूटन, यानी कि -6 माइक्रोकुलम जोड़ने के बाद नया फोर्स हमारा पुराने वाले आधा हो गया, पहले से आधा हो गया, नोट कर लो। कर लिया। अरे सर कितने क्वेश्चन कराओगे, बट ये तो शुरुआत है, ये तो क्वेश्चनों की शुरुआत है, अभी देखो क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यार इतना लंबा लिखने की बजाय एफ ही लिख दे रहा हूं, समझ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, हाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई निगेटिव से शो करेंगे और प्रोटॉन को हम एच पॉजिटिव से कर सकते हैं, पर चलो प्रोटॉन लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, लो लिख दिया प्रोटॉन, हो जाओ। अच्छा चलो तुम्हारे पास थोड़ी जानकारी नहीं है, जानकारी दे देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखने में ज्यादा लग रहा है पर वो माइनस में भाई, देख ले भाई ये क्या हो जाएगा, इतना इतना। एक फैक्ट की बात बताता हूं, एक एटम को इमेजिन करो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के साइज के बराबर एक एटम को इमेजिन करोगे
तो चौंकाने वाली बात है कि एक प्रोटॉन का साइज जो होगा वो एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर होगा, एक अर्थ के कंपैरिजन में एक फुटबॉल का स्टेडियम के साइज के बराबर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को और इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन को पता है साइज कितना होगा, सोच नहीं सकते, एक गोल बॉल के बराबर। फुटबॉल स्टेडियम के अंदर भी गोल बॉल के बराबर, कितना छोटा हो गया। तो इससे पता चलता है देखो इलेक्ट्रॉन का वजन कितना कम है, 10,000, ये ऐसा लग रहा है 27-31 में कितना फर्क, 10,000 गुना हो गया, 10,000 गुना। तो 1 किलो का वो 10,000 किलो का है, 10,000 टाइम्स। कितना बड़ा डिफरेंस है बताओ। हाँ तो ये मैंने दे दिया, आप इसे फाइंड करने की कोशिश करो क्या होगा। और कुछ तो देने की जरूरत नहीं है ना। GM1M2, चलो अगर आप लोग भूल गए हो तो जी की वैल्यू भी लिख देते हैं, मैंने शुरू में लिखी थी, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो बीच में जाने के लिए खेद है, कोई किसी काम आ गया था हमें थोड़ा अभी, तो इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे हाँ, आपको क्या पता, ये तो ऑलरेडी एडिटेड है वीडियो। FE/FG, हाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का अगर हम रेशियो देखें तो कैसे निकलेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है हमें पता नहीं, पर दोनों में सेम ही डिस्टेंस है तो R से R को उड़ा दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE/FG, सीधी सीधी वैल्यू रख ले रहे हैं कि Q1 Q2 की इक्वल टू जाएगा के Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। जी क्या लिखती हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। और देखो चार्ज जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है कि सेम होता है, बस पोलैरिटी रिवर्स होती है। एक बात और सुन लो, F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लो कोई चार्ज निगेटिव है कोई पॉजिटिव है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो हम ना इसे मोड में लिखते हैं, वैसे मोड एब्सोल्यूट मोड, जिससे कि हमारा अंदर का नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर फोर्स हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज जब दोनों का सेम है तो Q1 Q2 की बजाय Q का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर, बस साइन का तो फर्क है और वो भी सिर्फ डायरेक्शन में पड़ रहा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चलो अलग अलग लिख लो, अलग अलग में ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बैकग्राउंड के शोर के लिए मुझे माफ कर दें। अब नीचे है यार, कितना लंबा चौड़ा हो गया यार ये तो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। क्या लगता है इतना बड़ा कैलकुलेट कर पाएंगे ना रे। सीधे सीधे करते हैं राउंड ऑफ से, 1.6 से 1.6 उड़ाया, ये 9.1 है, राउंड ऑफ करके से 9.9 कर लेते हैं, ठीक है। 9 से इस 9 को उड़ाया, 6.67 को 6.6 और राउंड ऑफ कर दो, हमारे यहाँ सब चलता है 6.4। इसे काटोगे 16 4 64, ये आ गए 4 बार, तो क्या रहेगा 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कितना हो गया, जोर से बोलो, 10⁻⁻38। और 10⁻⁻38 और 10⁻9 जोड़ मत देना, घटाना है क्योंकि पावर वो निगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो हो गया 10⁻⁻29 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻11, 10⁻⁻31 और 10⁻⁻27। 27 31 69 हो गया, 10⁻⁻69 इंटू 4 बच गया था ना नीचे। अब मान लो कोई 1 है, 0.25 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा आपको। और 69 से 49 को उड़ा दो तो कितना आ गया 10⁻40, 10⁻40 0.25 इंटू 10⁻40।
2.5 इंटू 10 की पावर, एक पावर हटा के लिख दो 39। ये क्या निकलना है? ये तो रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे ही समझते रहो। तो इस यूनिट से क्या समझ रहे हो भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हम इसे रेशियो निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि कितने गुना ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे कितने गुना, यानी कि 10 की पावर 40 गुना, ट्रिलियंस और ट्रिलियंस और ट्रिलियंस गुना ज्यादा आया है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशन फोर्स। इसको आप नोट कर लीजिए। कपड़ा हाँ, रब कर रहा हूं। अब चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। जो है हमारा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के टाइप्स। फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। क्या आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं? अगर हाँ तो लाइक कर दो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वो अपना खुद का देखेंगे जब बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो। हाँ, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि इसमें हम यहाँ पे हमारे दो चार्जेस नहीं होगा, चार्जेस का एक सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे ये चार्ज है कोई प्लस, नहीं प्लस नहीं, प्लस क्यों लिख देता हूँ बार बार, मैं कुछ ज्यादा पॉजिटिव हूँ। Q1 Q2 और ये कोई सा मान लो Q3 चार्ज। तो चार्जेस का सिस्टम होगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब जैसे ये बात इंपॉर्टेंट है और नोट करने वाली है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चेंजर सेंटर्स ऑफ चार्जेस पे एक्ट करता ही तो पता ही है। ठीक है, अब जो बात बहुत बारीकी वाली है और नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो चार्ज, मान लो जो फोर्स हमारा इस पे लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, यानी कि F on 1 ड्यू टू 2 और F on 2 ड्यू टू 1। ठीक है, जो चार्ज इधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, वो हमारा तीसरे चार्ज आने से, तीसरी बॉडी आने से चेंज नहीं हो सकता। ये इस तरीके से समझो, पति पत्नी, तीसरा कोई बंदा या बंदी आ जाता है तो उससे रिश्ता चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, रहेंगे तो पति पत्नी। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पे है कि ये जो है चार्ज, ये दोनों के चार्ज जैसे F2112 इज इक्वल टू F21 होता है, दोनों बराबरी बराबरी पे चल रहे हैं, जो इस पे लगा रहा है वो इस पे लगा रहा है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? इंडिविजुअल बंदा बंदी पे पड़ेगा। ये अपना फोर्स उस पे लगाने लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मिलकर के ये कहीं और ही चलने लगेगा, यानी कि पति पत्नी और ये वो है। समझ गए? रिश्ते पे फर्क नहीं आया, लेकिन भाई सब साइड से निकल लिए, बह गए भावनाओं में। वापिस आओ। तो इस कहानी से हमने ये समझा कि किसी तीसरे सिस्टम यानी कि तीसरे बंदा बंदी के आ जाने से रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो उस इंसान पे पड़ता है। उसके अंदर जो कहते हैं ना, अभी मोहब्बत सिर्फ हस्बैंड या वाइफ के लिए थी, अब तीसरा आ गया तो वो बट गई, तो उनका रिजल्टेंट कहीं और ही निकलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि तीसरे या चौथे बंदे के आने की वजह से इस रिश्ते को क्या नाम देंगे हम। समझ रहे हो? जैसे कि ये हमारा एक चार्ज, एक सिस्टम ले लेते हैं चार्जेस का। प्लस प्लस प्लस, मान लो ये चार्ज है Q1, ये है पहला चार्ज, ये दूसरा, ये तीसरा, A B C, तीनों डिस्टेंस A, यानी कि A इनके बीच की डिस्टेंस है, इसमें भी A और इसमें भी A। अब मैं पूछूं कि C चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली, यानी कि घर वाली और बाहर वाली कितना वो लगा रही हैं, कितना प्रेशर कर रही हैं दोनों बंदे पे। देखो ये अलग लगाएगी,
लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये वाली बात याद रखना, लाइन ज्वाइनिंग उस पे कर रहा है एक्ट, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव फंडामेंटल लॉ भी याद करो कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो रिपेल करता है, इसने इधर रिपेल करा, इसने इधर रिपेल करा, तो जबकि ये बिल्कुल इक्वली कर रहे हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट निकल करके आएगा कि ना भाई मैं तेरा ना मैं तेरा, मैं दोनों का, बीच में से कोई इसने सॉल्यूशन निकाला और इस तरीके से आया, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए तीनों साइड है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो दो लाइनें जो एकदम क्रॉस कर रही हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला लॉ लग गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ ऑन सी अगर हमें निकालना होगा तो देखो हमें पता है, अगर हम माने कि ये चार्ज है क्यू और ये भी है क्यू और ये भी है क्यू, पर क्यों है ये नहीं पता, ये चार्ज सब पे फोर्स लगा रहा है। अब देखो चार्ज ये भी क्यू है ये भी क्यू है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो फोर्स भी इक्वल लगाएगा, तो यानी कि जो एफ हमारा ए सी पे लगाएगा वो इक्वल होगा एफ जो सॉरी बी जो सी पे लगाएगा, तो एफ सी इज इक्वल्स टू जो होगा हमारा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतना झमेला नहीं करते निकाल निकाल के, अगर थोड़ा बहुत याद हो फ्लैशबैक में फिर से जाओ 11वीं कक्षा की, तो आपको मिलेगा वेक्टर। वेक्टर में क्या होता था, पैरेललोग्राम लो याद है, एक पैरेललोग्राम लो बनना है जिससे कि हम रिजल्टेंट वो निकालते थे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, हम मान लेते हैं ये है एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, एफ आर जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला याद है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 cos थीटा, थीटा भी हमारे पास है, F1 F2 सब हमारे पास है, और हमें पता है ये सब इक्वल है, F का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, cos थीटा, cos है 60, cos 60 की वैल्यू अगर नहीं पता तो कैसे जिंदा हो तुम यार, 1/2 यही है ना, याद करने दो, हाँ यही होती है, मैं भी कैसे जिंदा हूं मुझे भी नहीं पता। हाँ तो cos 60 की वैल्यू हो गई ये, तो 2f इंटू एफ बाय 2, हो गया एफ स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना निकल करके आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर, और एफ आर इज इक्वल्स टू 3 सॉरी एफ रूट 3, फोर्थ क्या था हमारा, फोर्थ हो जाएगा किसी भी उसका निकाल लो, के क्यू1 के क्यू दोनों का चार्ज सेम है, क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा इंटू रूट 3, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। समझ में आया क्या, हाँ ना बोल दे भाई, कुछ तो बोल, रफ कर रहा हूं, अरे सर जी पहले से पहले रफ कर देते हो फिर बाद में बताते हो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ एक और सिस्टम देता हूं, उसको आप ट्राई करें, कोशिश करें करने की। ये हो गया माइनस प्लस ए बी सी, माइनस लगाने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। अब निकालो फोर्स ऑन सी, रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कोशिश करो तुम, ठीक है, सी पे कितना फोर्स लग रहा है, साइड मान लो ए ए ए, करिए कोशिश, इन्हें हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स गाइस, चलिए बहुत हो गया रिलैक्स, हम करते हैं। हाँ तो क्या समझ में आया, भाई साहब ने लगाया इधर फोर्स, ठीक है, रिपल्जन फोर्स लगेगा इधर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो हमें पसंद नहीं है, एक फोर्स लगेगा इधर, समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना भाई कुछ तो बोल दे,
ठीक है। हाँ तो अब अपना नजरिया बदलो, और अब हमें पता है कि फोर्स देखो, हाँ ये भी सुन लो, क्यू, ये क्यू क्यू चार्ज हम अभी तक इक्वल लेके चलना है। मुझे माफ कर देना अगर पहले नहीं जान पाए तो। देखो ये एंगल हमें पता है इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री हो गया, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जा रही है और इधर से 60 डिग्री है, तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 60 तो हो गया 120 डिग्री। और हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स आने वाला कहीं यहीं पे ही, एफ आर। और हमें पता है ये फोर्स भी इक्वल है, ये फोर्स भी इक्वल है, बस क्या अलग है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है तो सेम ही, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो वही पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 जो कि हो गया एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता थी। ये होती है कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, तो एफ आर कितना निकल के आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर, यानी कि इससे गया एफ आर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर अंडर रूट में रह जाएगा तो बाहर निकल के आ जाएगा एफ, यानी कि किसी एक फोर्स के इक्वल आएगा निकल करके, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स एफ के ही इक्वल निकल करके आएगा। समझ गए, तो नोट कर लो। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट्री वैसे बहुत खराब है मेरी, काम चलो चल ही रही है बस। एक आधा सिस्टम और उठा के देखते हैं चलो, क्योंकि हमें चुल तो बहुत है वैसे भी। ये चार्ज है कोई, देखने में तो लड्डू लग रहा है। चार्ज हमारा ये प्लस मान लो, प्लस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये मान लो प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू। और ये कोई चार्ज हमारा क्यू एट द सेंटर, स्क्वायर की साइड मान लो ये ए, ये स्क्वायर है ए ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है। अरे वही करो, ये ना इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है इस पे जितने भी लोग फोर्स लगा रहे हैं उन सबके फोर्स का वेक्टर सम कर लो। F1 ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और F3 फलाना ढिमकाना जो भी, लेकिन हमें तो सीधा सीधा करना है भाई, कुछ भी नाम दे दो इसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दे दो या रिजल्टेंट दे दो, कुछ भी, तुम्हें तो निकालने से मतलब है, तो निकाल के दो, कोशिश करो। फिगर बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, चलो नोट कर लिया होगा, करने की कोशिश कर दी होगी। और इसे करने पे मेरे पास चलो यार बकवास बहुत हो गई, करने की कोशिश करते हैं। बाल से हो रहे हैं मेरे। हाँ तो वापस से शुरू करते हैं, क्या था, अब की थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये प्लस क्यू था, वैसे फिगर मैं भी भूल गया, और ये भी है प्लस क्यू, क्यू क्यू क्यों है यार, वैसे आवाज आ रही है मेरी साफ? हेलो, प्लस क्यू, ये था ना, ये माइनस क्यू। वैसे इस तरीके के सवाल तो शायद मुझे आते भी नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। क्यू, तो अब हम देखेंगे ये किस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है। सोचने की कोशिश करो, फोर्स जो है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे वर्क करता है, और यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम, इस तरीके से वो लाइन जा रही होगी, इससे पास होते हुए, यानी कि इन तीन चार्जों से पास होते हुए जा रही है। ये चार्ज हमारे यहाँ पे है, सही है, सेंटर पे बिल्कुल। देखो प्लस क्यू जो है ये वाला, वो इस फोर्स लगाएगा इस पे इधर, प्लस क्यू ये वाला लगाएगा इस पे इधर, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए। आधी कहानी तुमने यहीं खत्म कर दी, कितना आसान हो गया क्वेश्चन।
थैंक यू करो, मेरा क्वेश्चन आसान कर दिया। अगला देखो, हमें पता है ये फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है ना, प्लस क्यू है, ठीक है, ये फोर्स लगाएगा इधर, अट्रैक्ट करेगा इसे, और क्यू इसे करेगा रिपेल, तो वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा। अब देखो मैंने फिर से तुम्हारा काम आसान कर दिया, एक बार फिर से थैंक यू बोल देना, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लगाते हैं, अब सीधा एफ इधर लग रहा है और एफ इधर लग रहा है, तो अब और आसान हो गया खेल, कोई एंगल वेंगल निकालने का झाड़ नहीं, कुछ नहीं, सीधा जीरो लगा दो एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन, वैसे दोनों इक्वल ही हैं, बस मैग्नीट्यूड के तो फर्क है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 2f एफ कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और एफ स्क्वायर ये सब जोड़ा तो हमारा आ गया 4f स्क्वायर, और 4f स्क्वायर जब बाहर निकल के आ जाएगा तो वो हो जाएगा 2f, ठीक है। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, हमें पता है, एक सेकंड चेक कर लूं, हिला तो नहीं, सॉरी, हाँ सही दिखाई दे रहा है। तो इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, वो तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि लाइन सेम थी, एक ही लाइन पे थे, तो अगर एंगल बन रहा होता तो हम करते, जैसे कि हमने यहाँ पे बिना देखे कैंसिल आउट कर दिया, क्यों, 180 डिग्री का बनना था जो कि जीरो हो जाता बिल्कुल ही आगे चल करके, यहाँ पे 2f माइनस का आता, कॉस 180 आता, माइनस का 1, 2f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर रहता, दोनों आपस में जाके कैंसिल हो जाते, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा है। और अब यहाँ पे सेम लाइन पे है, तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि f और f 2f होगा, इस तरीके से भी हो गया, 2f निकल करके आ गया। हाँ तो कहाँ तक थे हम, सॉरी, चलो फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ कहाँ तक थे, Q, और अब यहाँ पे जो हमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और साइडें भी इक्वल होती हैं, ये हो गया A, हमें पता है साइड A है इसकी, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, हमें क्या लगाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट, हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर अपॉन प्लस बेस भी हमारा ए स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा बाहर निकल के ए रूट 2, हाइपोटेनियस आ गया ए रूट 2, तो अगर डायगोनल का हम बिल्कुल सेंटर में है ना, तो हाइपोटेनियस का हम करेंगे आधा, तो हो जाएगा ए बाय रूट 2 बाय 2, ये आ गई हमारी इसके बीच की डिस्टेंस, ए बाय ए रूट 2 बाय 2। तो करते हैं आगे कंटिन्यू, हमारा फोर्स जो है वो आया है 2 टाइम्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, तो पहले तो निकालते हैं फोर्स, फोर्स आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर, जो कि है ये इसका स्क्वायर, ए रूट 2 बाय 2 का स्क्वायर, तो निकल करके आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू 2 का हो जाएगा 4 आ गया ऊपर, और ए ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, कट जाएगा 2 आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 2k क्यू ए स्क्वायर, और अगर इसे यहीं पे रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू के क्यू 2 है ना, 2 है अपॉन ए स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, नोट कर लो। और अपनी तरफ से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को बदल दो, प्लस माइनस बदल दो, या फिर शेप्स को बदल दो, जैसे पेंटागन ले लिया या फिर कोई और सी शेप ले ली या किसी और तरीके से रख लिया, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहीं पे आज का हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, और फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला परमिटिविटी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।